प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने प्राचीन भारतीय साहित्य के विषय में बात की थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि प्राचीन शिक्षा पद्धति के दोष क्या थे। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल की जो भी शिक्षा की विधाएं थी, उसमें जो पढ़ाने वाले लोग थे वो पुरोहित वर्ग के हुआ करते थे, जो मुख्य रूप से धार्मिक व्यक्ति थे, और उनके द्वारा जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वो वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, दर्शन थे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स जो थे, अन्य जो विषय थे, उनकी उपेक्षा की गई। कारण ये हुआ कि ऐसे विषयों की उपेक्षा करने के कारण बच्चे ज्योतिष विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान किए, खगोल विज्ञान से थोड़ा बहुत सीखे, लेकिन रसायन, भौतिकी, गणित, ललित कलाएं, शिल्प, उद्योग, इन जो सब्जेक्ट्स थे इसका अवहेलना किया गया, और इसके कारण कहीं न कहीं जो है वो विकास की जो गति थे या जो विकास के विधा थे वह रुक गई। तो इसी बारे में हम बात करेंगे आज की प्राचीन शिक्षा पद्धति के दोष क्या थे, और प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ पर यह विधाएं थी, कहाँ कहाँ पर ये कौन से गुरुकुल थे, कहाँ कहाँ पे कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जहाँ दुनिया भर के लोग आकर के पढ़ते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का धर्म का व्यापक प्रभाव था। वह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का अधिक बल देता था। इसका दृष्टिकोण व्यवहारिकता की अपेक्षा आदर्शवादी अधिक था। शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों की अपेक्षा धार्मिक विषयों को प्रधानता दी गई थी। अध्यापक, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, अधिकतर पुरोहित हुआ करते थे, जिनका दृष्टिकोण पूर्णतया धार्मिक था। वेद, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदियों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। इसके विपरीत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, खगोल विद्या इत्यादि लौकिक विषयों के अध्ययन की उपेक्षा की गई थी, जिससे इनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं हो पाया। वाणिज्य, उद्योग तथा ललित कलाओं के अध्ययन पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका विकास अवरुद्ध हो गया। शिल्प तथा कला निम्न वर्गीय उद्यम बन गए थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे वैज्ञानिकों ने भी सूर्य एवं चंद्र ग्रहण संबंधी सत्य जानते हुए भी पौराणिक अवधारणा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं किया था। ब्रह्मगुप्त ने तो आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर के नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आलोचना भी की थी, यद्यपि वह जानता था कि इसमें सत्य के अंश विद्यमान है। प्राचीन चिकित्सा पद्धति में बहुत समय तक जो विच्छेदन के क्रिया का अनास्तित्व रहा, उसके पीछे धार्मिक विश्वास ही उत्तरदायी रहा। इसी कारण ब्राह्मणों, बौद्धों तथा जैनों द्वारा कृषि कार्य त्यागने के पीछे भी धार्मिक रूढ़ियाँ ही उत्तरदायी हुआ करते थे। शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा तथा उसे समृद्धशाली बनाना था। 5वीं सदी तक दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोल, गणित, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, किंतु बाद में भारतीय विद्वानों की रचनात्मक प्रतिभा जाती रही तथा उसके समस्त शक्ति प्राचीन ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखने में ही लग गया। भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसे विद्वानों को तैयार न कर सकी जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की आलोचनात्मक समीक्षा कर सके, नवीन मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके। शिक्षा पद्धति में प्राचीन ज्ञान विज्ञान के ऊपर अतिशय बल दिए जाने का एक कुपरिणाम यह निकाला गया कि भारतीय विद्वानों में कूप मंडुकता आ गई तथा वे विदेशी ज्ञान विज्ञान की प्रगति से उदासीन हो गए। आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि कुछ प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने अपने को बाह्य जगत की वैज्ञानिक प्रगति से परिचित रखा, किंतु बाद के भारतीय विद्वान संकीर्ण हठधर्मी तथा दंभी हो गए। अल-बरूनी ने भारतीय विद्वानों की इस प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। शिक्षा का प्राचीन दृष्टिकोण
व्यापक था तथा सभी को इसे प्राप्त करने का अवसर मिला, किंतु कालांतर में यह उच्च वर्ग तक ही सीमित हो गया। सामान्य जन इससे वंचित हो गए। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और इसमें लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई। संस्कृत भाषा सामान्य जन की समझ से बाहर थी, किंतु विचारकों ने प्राकृत तथा अन्य जन भाषाओं को विकसित करना उपयुक्त नहीं समझा। समाज में संस्कृत के ज्ञाता विद्वान को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। भारतीय शिक्षा पद्धति में विभिन्न शाखाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास नहीं हुआ। प्रत्येक शाखा के विद्वान अपनी ही समस्याओं के विषय में सोचते थे। व्याकरण, साहित्य, तर्क विद्या, दर्शन, गणित, ललित कलाएं आदि अध्ययन के विविध विषयों की सापेक्षिक उपयोगिता को प्राचीन काल के शिक्षाविदों ने नहीं समझा था। व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र आदि के अध्ययन पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता था, जबकि इतिहास, गणित, खगोल विद्या आदि का अध्ययन अपेक्षाकृत उपेक्षित था। संगीत, चित्रकारी आदि ललित कलाएं सामान्य पाठ्यक्रम का विषय नहीं थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के जिन दोषों का उल्लेख किया गया, उनमें से अधिकांश कालांतर में उत्पन्न हो गए। भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल में शिक्षा व्यवस्था का दृष्टिकोण व्यापक था और इसमें संकीर्णता नहीं थी। सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला हुआ था। भारतीय शिक्षा ने विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वानों को उत्पन्न किया, जिन्होंने अपने ज्ञान से स्वदेश तथा विदेश को आलोकित किया था। विदेशों से अनेक लोग भारतीय विद्वानों के ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ अध्ययन करने के लिए आया करते थे। प्राचीन शिक्षा केंद्रों में भारत के अतिरिक्त बाह्य देशों के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। प्राचीन शिक्षा ने ही भारतीय संस्कृति की विरासत को सुरक्षित रखा तथा उसे समृद्धशाली भी बनाया। प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए भी समान रूप से आदर्श एवं अनुकरणीय बने हुए हैं। अब हम लोग प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसमें नालंदा का नाम लिया जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री हुएनसांग इसका संस्थापक सक्रादित्य को बताता है। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के बीच में की गई है। नालंदा की गगनचुंबी पर्वत शिखर के समान बिहारावलिया पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा द्वारा विचरित सुंदर माला के समान पायमान हो रही थी। इसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय वल्लभी का नाम लिया जाता है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित वल्लभी पश्चिम भारत में शिक्षा तथा संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। जहां नालंदा की कोट एक विश्वविद्यालय था। इस नगर में मैत्रक वंशी शासक भट्टारक ने की थी और यहाँ मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। 6000 हीनयान भिक्षु यहाँ पर निवास करते थे। कथा सरित सागर से पता चलता है कि अंतर्वेदी गंगा का प्रदेश के ब्राह्मण तक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वल्लभी भेजते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है तीसरा। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के समान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र था। स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी, जो 775 से 800 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष था। 108 अध्यापक हुआ करते थे। इस प्रकार विक्रमशिला 11वीं 12वीं सदी में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दुर्ग को भ्रम में ध्वस्त कर दिया। भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी गई तथा ग्रंथों को जला दिया गया। इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्यश्री भद्र थे। तो ये कुछ शिक्षा के संस्थान थे। अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में। इसमें धार्मिक साहित्य भी हैं, लौकिक साहित्य भी हैं। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ब्राह्मण अथवा वैदिक साहित्य
और दूसरा है ब्राह्मणेतर अथवा अवैदिक साहित्य। तो इस तरह से ये थे। अब इसका जब हम लोग अगली बार उल्लेख करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।